काम नहीं है बच्चों। देखिए हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की एक टाइप कह लीजिए। और इसमें क्या है, इसमें हमें दरअसल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने को कहा जाता है। जो कि हमने ये बात अभी थ्योरेटिकली पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो दरअसल एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटली किस तरह डिटरमिन किया जाता है, तो हम कहते हैं क्या है, हम अ, एक ही रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस को हम जो है आपस में कंपेयर करते हैं। और फिर उसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं। और फिर हम उन रेट ऑफ रिएक्शंस को, उन कंसंट्रेशनल डिफरेंस को कंपेयर करके दरअसल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। अच्छा, क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का जो मैंने यहाँ पे वर्बली बताई है? ये दरअसल मैं इस पूरी टर्म को एक्सपेरिमेंटली न्यूमेरिकली सॉल्व करके आपको बताऊँ। माने हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक रिएक्शन दिया गया है, A+2B गिव्स AB2। हम क्या करते हैं, हम इसका एक जर्नल रेट लॉ बना लेते हैं। Rate is equals to rate constant into the concentration of A power m multiplied by concentration of B power n। अब ये m और n क्या है, हमारा क्लेम ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज है और ये हमें डिटरमिन कर। अगर हम ये डिटरमिन कर लेंगे तो हमारे पास रेट लॉ बन जाएगा। n की जगह m की वैल्यू, एक n की जगह n की वैल्यू लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। अगर तो रेट लॉ बन जाएगा। अगर रेट लॉ बन गया तो फिर हर चीज डिटरमिन की जा सकती है। अगर रेट लॉ बन गया, रेट लॉ दरअसल किसी भी रिएक्शन न्यूमेरिकल का केमिकल काइनेटिक्स में माने फॉर्मूला है। हर रिएक्शन का अपना एक फॉर्मूला हो सकता है रेट लॉ का। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा वो हम दरअसल ये आज सीखना चाहते हैं। ये काम हम इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से दरअसल डिस्कस करेंगे। तो हमने रेट लॉ का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रेट लॉ बनाना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू भी मालूम करनी है। अगर रेट लॉ पता हो तो ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अब ये काम करेंगे कैसे, और ये बहुत अहम है। देखिए, हमें जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना होता है ना बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट मालूम करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट मालूम करेंगे। ए के लिए मानो m मालूम करेंगे, बी के लिए मानो n मालूम करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर logarithm for the final rate minus logarithm of the initial rate divided by logarithm of the final concentration minus logarithm for the initial concentration। इससे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट मालूम करते हैं। ठीक है ना। ए के लिए अलग मालूम करेंगे m वैल्यू, बी के लिए अलग मालूम करेंगे यानी n वैल्यू। लेकिन इसके लिए चंद लिमिटेशंस हम लगाएंगे। चंद लिमिटेशन क्या है, अगर हम कहेंगे फॉर ऑर्डर ऑफ ए, यानी अगर मैं m की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करूंगा जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रेट चेंज हो रहा हो। ठीक है ना। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिनमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा हो, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंज ना हो रही हो। ये बहुत अहम बात है। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा ए के लिए जिनमें कंसंट्रेशन चेंज हो, रेट चेंज हो, लेकिन बी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो। अगर बी की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, ए की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है ना, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। अब मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे लाजमी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिनमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही, चेंज ना हो रही हो। ठीक है ना।
अच्छा, फिर बी के लिए क्या करूं, बिल्कुल रिवर्स कर लेता हूँ इस पूरी बात को। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिनमें बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, रेट चेंज हो रहा हो, लेकिन ए चेंज ना हो रहा हो, ए की कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो। अब ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको देखा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने की बात कर। देखें, हम आते हैं टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ए। मानिए एम की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। अब मैं ऐसे इस वापस सवाल पे जाता हूँ, डाटा पे जाता हूँ, और ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करता हूँ जिनमें ए चेंज हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर आप नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए, तो अगर मैं इन दो एक्सपेरिमेंट की बात करूं, इन दो एक्सपेरिमेंट की बात करूं, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की बात करूं, तो इनमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन बी चेंज नहीं हो रहा है। बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स अगर मैं ए का ऑर्डर मालूम करना चाहता हूं, तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को सॉल्व करूं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। अब किसी को भी 1, किसी को भी 2, किसी को भी इनिशियल, किसी को भी फाइनल ले ले। मैं अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो मैं कहूँगा हायर कंसंट्रेशन को फाइनल माने, लोअर कंसंट्रेशन को इनिशियल माने। तो मेरे पास ये हो गई हायर कंसंट्रेशन, ये हो गई लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि मैं 0.3 को फाइनल मानता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला, हमारे पास एम के लिए क्या बन जाएगा, लोगैरिथम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रेट फाइनल। रेट क्या है यहाँ पे, 0.018 माइनस लोगैरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, 2.0 एक्सपोनेंशियल -3 होल डिवाइडेड बाय लोगैरिथम कंसंट्रेशन फाइनल कितनी है, 0.3 माइनस लोगैरिथम इनिशियल कितनी है, 0.1। अब इन तमाम वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे रख दूंगा। कैलकुलेटर में इन तमाम वैल्यूज को प्लेस करूंगा। जब मैं तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में रखूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो दरअसल मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए होगा। ना बच्चों, इन तमाम वैल्यूज को जब मैं कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करूंगा, जरा प्रॉपरली कैलकुलेट कर यानी वैल्यू रखिएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2। यानी एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये एम की वैल्यू 2 दरअसल क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है। माने मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, वेट विद रिस्पेक्ट टू ए इज पावर 2। यानी एम की वैल्यू निकल गई मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा, अब यही काम मुझे क्या करना है, बी के लिए करना है। ऑर्डर ऑफ बी, मान लीजिए मैं एन की वैल्यू डिटरमिन करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं एन की वैल्यू, अब मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिनमें ए चेंज ना हो रहा हो, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अब नोट कीजिएगा कौन से दो एक्सपेरिमेंट है। देखिए, ये दो एक्सपेरिमेंट, इनमें बी की कंसंट्रेशन चेंज हो गई 0.1 से 0.2, लेकिन ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3, 0.3 है ना। बी की कंसंट्रेशन चेंज हुई, रेट चेंज हुआ, लेकिन ए की कंसंट्रेशन क्या रही, फिक्स। ना इसका मतलब यह कि मैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 सॉल्व करूंगा फॉर बी। वही फॉर्मूला हमारे पास, लोगैरिथम फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 0.036। प्रॉपरली प्लेस करनी है भाई वैल्यूज को। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 फाइनल, ये कितनी है, पॉइंट। अब अगर आप एन की वैल्यू निकालेंगे, अगेन दोबारा कैलकुलेटर में ये वैल्यू प्लेस कर लें,
कैलकुलेटर में ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ये आ गया एन की वैल्यू, यानी बी का ऑर्डर। अब अगर ये बी का ऑर्डर बन गया तो इसका मतलब ये है कि हम इसको भी रेट लॉ के अंदाज में, जैसे हमने ए के लिए लिखा है वैसे ही कर लेते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर। अब क्योंकि ए का भी ऑर्डर पता चल गया, बी का भी ऑर्डर पता चल गया, यही दोनों रिएक्टेंट थे, तो एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं हम ओवरऑल रेट लॉ मालूम करते हैं, टू फाइंड ओवरऑल रेट लॉ। इंडिविजुअल तो मालूम हो गया ना हमें, ओवरऑल रेट। अच्छा भाई कैसे मालूम करें? हमने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 है, रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन टू द पावर बी 1 है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो हमारे पास रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 बी की पावर 1। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे विच इज, ये बन गया बच्चों हमारे पास इसका रेट लॉ। ये बन गया हमारे पास बच्चों इसका रेट। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास इसका रेट लॉ। असल चीज ये है, कौन से एक्सपेरिमेंट सॉल्व करेंगे फॉर ए और बी। ठीक है ना, जब ये मालूम हो गया तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टू फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर के लिए हमें क्या पता चाहिए, रेट लॉ। अभी तो लिखा रेट लॉ, दोबारा लिख लेते चल। ठीक है ना, अब ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। वो कितनी है, 2 + 1, यानी क्या बन गया हमारे पास, थर्ड ऑर्डर। है ना, क्या बन गया हमारे पास, थर्ड ऑर्डर। क्या आ गया। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना था, और लास्ट चीज, टू फाइंड रेट कांस्टेंट। है ना, रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू मालूम करनी है। अगर लॉ पता है, रेट लॉ पता है, तो ये काम भी कर सकते हैं। रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 बी पावर 1। अब देखें, अगर आपको रेट कांस्टेंट मालूम करना है, के मालूम करना है, तो क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पता होनी चाहिए। किस लिए, अगर आपको के मालूम करना है। अब आप चेक कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सवाल में डाटा दिया गया है जहाँ पे आपको रेट पता हो, उस रेट पे ए की और बी की कंसंट्रेशन पता हो। तो अब अगर आप जाएं और सवाल को गौर से देखें तो आप नोट करेंगे कि एक्सपेरिमेंट 1 में अगर हम देखें तो ए की कंसंट्रेशन गिवन है, बी की कंसंट्रेशन गिवन है, रेट गिवन है। इवन एक्सपेरिमेंट 2 में जाएं तो ए की कंसंट्रेशन गिवन, बी की कंसंट्रेशन गिवन और रेट गिवन। अगर थर्ड में भी चले जाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। इसका मतलब ये हुआ आप एक्सपेरिमेंट 1 इस्तेमाल करें, 2 इस्तेमाल करें, 3 इस्तेमाल करें, तीनों से रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों का रेट कांस्टेंट सेम निकलेगा। आप एक्सपेरिमेंट 1 इस्तेमाल करें, 2 इस्तेमाल करें, 3 इस्तेमाल करें, सबसे आपके पास क्या होगा, सेम आंसर निकलेगा। देखिए मैं इसको जरा आपके लिख के बताता हूँ। मैं कहता हूँ सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हम चीजों को रखते हैं, के की वैल्यू मालूम करें, चलो हम इसको कर लेते हैं के 1 मालूम करें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट 1, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, लेकिन ए की कंसंट्रेशन कौन सी लिखिए, एक्सपेरिमेंट 1 वाली। बी की पावर 1, कंसंट्रेशन कौन सी है, एक्सपेरिमेंट 1 वाली। अब रेट 1 कितना हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 में, 2 एक्सपोनेंशियल -3। ठीक है ना, कितना हमारे पास, 2.0 एक्सपोनेंशियल -3। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, इसका स्क्वायर ले लीजिए। बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, पावर 1 ले लीजिए। इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करें, के की वैल्यू आ जाएगी, के 1 कह लीजिए उसे।
बच्चों हम जब कैलकुलेटर में इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.0। ठीक है ना, 2.0 कह लें या 2 कह लें, और क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगा उसका, DM6 पर मोल स्क्वेयर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसके के की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। अब यही काम आप एक्सपेरिमेंट 2 में करें, एक्सपेरिमेंट 3 में करें, K2 K3 निकालें बच्चों, सब में सेम आएगी। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन सेम रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से चेंज हो सकता है, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलता, रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, रेट कांस्टेंट नहीं बदलता। ये बच्चों हमारे पास एक और सवाल था जो हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये हमारा था। चलो, थैंक यू।